और को तो फायदा सब है यदि आप अपने इलाके में यात्रा करो। मैंने कहा या तो आप राष्ट्रीय नेता हो, मैं समझ भी सकता हूं कि आपको हर जगह लोग जानते होंगे, कहते ना जी बस मैंने करनी हो। लेकिन कहने का मतलब ये कि एक वो और दूसरा भी परसों ही या आपने सुना हो राजस्थान में भादरा हल्का है, चूरू लोकसभा में भादरा, वहां के एक पहले कांग्रेस के एमएलए रहे हैं डॉक्टर सुरेश चौधरी, उनसे मेरी परसों बात हुई। बोले जी आपकी यात्रा के बाद मैंने भी ये फैसला लिया था कि मैं भी अपने हल्के में यात्रा करूंगा। अब राजस्थान के हल्के अच्छे बड़े हैं साइज के हिसाब से, आबादी शायद नहीं लेकिन साइज बहुत बड़े हैं। और कहता जी मेरे को अब इस यात्रा को 26 दिन हो लिए और मैं करीब 350-400 किलोमीटर चल चुका, मेरे अभी आधे गांव हुए हैं। तो मैंने आपको फोन तो इसलिए किया है कि यदि आपको किसी दिन समय निकले तो आप मेरी यात्रा में एक दिन जरूर आना, क्योंकि ये यात्रा की जो शुरुआत थी और जो इसकी प्रेरणा थी वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और आपकी सद्भाव यात्रा थी। उस तर्ज पर लेकर तो कई बार होता है कि कोई ऐसी चीज है जो लोगों की जगह को पकड़ लेती है। तो ये यात्रा यदि आप ये सोचो, क्योंकि कई लोगों को ये भ्रम था शुरू में कि ये इसलिए आंदोलन लग रहे हैं क्योंकि करने को कुछ नहीं बचा हुआ है इनके पास, और शायद इस हद तक बात ठीक भी थी, ना एमपी थे ना एमएलए थे, तो करने को तो उस नाते कुछ था नहीं। लेकिन हमने जिस समय यात्रा शुरू करी, आप सब उस बात के गवाह हैं, उस समय कांग्रेस के कार्यकर्ता की स्थिति क्या थी, उसकी मनोस्थिति क्या थी, उसके दिमाग में क्या चल रहा था। वो टूटा हुआ, हताश और निराश होकर अपने घर बैठा हुआ था। एक तो वो थे जो पहले से बैठ लिए थे कई साल से, और बाकी जो बच रहे थे वो घर बैठ गए थे 24 के चुनाव की हार के बाद। उस हताशा के माहौल में हमने ये यात्रा निकाली, और इसीलिए पूरे प्रदेश की निकाली, क्योंकि मकसद ये नहीं था कि सिर्फ उचाने में या जींद में या हिसार लोकसभा में घूम के सिर्फ अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत किया जाए, क्योंकि ये बात सबको समझ में आनी शुरू हो गई थी कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस को यदि आपको दोबारा उभारना है तो कुछ बड़ा करना होगा। और हमारी समझ में पूरे प्रदेश की यात्रा से बड़ा करने का हमें तो कुछ सूझा है। और ये भी रिकॉर्ड की बात है कि आज तक ऐसी यात्रा आप लोग तो कई बार कहते हो कि हरियाणा में किसी ने नहीं की, देश में किसी ने नहीं करी। मैं आमतौर पर कहता था कि किसी भी प्रदेश की हर विधानसभा में यात्रा करने वाले हम दूसरे हैं, क्योंकि मैं हमेशा जगन रेड्डी जी का नाम लेता था कि उन्होंने आंध्रा में की थी। मैं अभी बॉम्बे गया हुआ था पिछले महीने किसी शादी में, वहां मेरे को मेरा एक पुराना मित्र मिल गया, मेरे साथ एमपी था, वो अभी भी एमपी है। तो मैंने उसमें बधाई दी यात्रा की, मैंने जिक्र किया, मैंने कहा देख लो आपके जगन के बाद मैं हो गया दूसरे नंबर का। जो बोला जी जगन रेड्डी की यात्रा आपसे लंबी जरूर थी, वो 3400 किलोमीटर की थी, लेकिन सारी विधानसभाओं से नहीं गई थी वो। मैंने कहा यार मैंने तो यही सुना है सारी विधानसभाओं से गई थी। मैं बोला जी जहां से मैं एमपी हूं 2 विधानसभा तो वहां की है जहां वो नहीं गए थे। तो सारी विधानसभाओं में पद यात्रा करने का श्रेय अब सिर्फ सद्भाव यात्रियों को और उसके साथ जुड़े जितने साथी हैं उनको। मैं इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि कई बार हम अपनी बहुत बड़ी बात को भी बहुत हल्के में खुद ही उसको निपटा देते हैं। मुझे आभास इस शादी का मैं जिक्र कर रहा हूं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े जो राजनीतिक वोटिंग परिवार हैं उनके यहां शादी की, और वहां बहुत बड़े बड़े नेता थे जिनसे मैं कभी मिला नहीं। वो नेता मुझसे इस तरह से मिलने लग रहे थे जब पता नहीं कितने साल से जाने, और सिर्फ इस यात्रा की वजह से। एक दो ने यह जरूर कही कि बेटा वो दाढ़ी बहुत जचती थी, क्यों काटनी, क्योंकि वो तुम्हारी पहचान बन चुकी थी। सरानी ठीक कह रहा हूं ना। मैं बोला देखो मैं समझता हूं अब आपकी यात्रा खत्म हुई है, आप इस गाड़ी को जल्दी झाड़ने के चक्कर में हो गए, मेरी एक बात मान लो। मैंने कहा क्या? लोग अपनी धर्मपत्नी को लेकर एक बार हरमंदिर साहब जाकर माथा जरूर टेके। तो मैं उसके बाद 25 तारीख को फिर जो हमारा गोल्डन टेम्पल है अमृतसर, वहां होके आया।
मैं ये बातें इसलिए भी जिक्र कर रहा हूं, मुकेश ने अपने भाषण में एक बात कही कि मैंने भाई साहब को कहा कि एक बार राहुल गांधी को बुला लो बीच में, तो ये बोले तुमने अब तक किया क्या कांग्रेस में? फरीदाबाद की समस्या है, यहाँ ये शब्द गलत इस्तेमाल कर रहे थे। मैंने कभी यूं नहीं कही तुमने करा के आज मैंने ये कही थी पहले अपने आप को साबित करो कि आप किस तरह की बड़ी यात्रा करने के लायक हो, कुछ करके तो दिखाओ वो किस लिए आए आपकी यात्रा में। और ये तो बहुत बात की बात है, यहाँ तक तो यात्रा जम ली थी। ये शुरू में मेरे को जो पहला महीना था उसमें कई बहुत साथियों ने, क्योंकि सारी ये जो तकरार है ना, ये शुरू के 10-15 दिन में ज्यादा थी। ये तो नकली यात्रा है, ये तो सिर्फ यूं ही हांड फिर रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, कोई काम नहीं है, सद्भाव अब क्यों इनको याद आ गया, पहले क्यों नहीं याद आया, और इस प्रकार की अनाप शनाप जितनी बातें थी वो चलती थी उस समय। तो तब मेरे को कई साथी बोलते थे कि एक बार राहुल जी ने बुला लो ना, सारी चीज खत्म हो जाएगी। मैंने कहा एमएलए बनने का तो क्यों नहीं, राहुल गांधी ने बुला लो। बड़ी सीधी सी बात है। और इसीलिए मैंने राहुल जी को निमंत्रण तब दिया जब मैं अपनी 62वीं विधानसभा पर पहुंच चुका था, जब हम करीब 70% हरियाणा को अपनी यात्रा के माध्यम से पूरा कर चुके थे। तब जाके मैं जब उनसे मिला हूं मार्च के महीने में, तब मैंने पहली बार उनको औपचारिक रूप से निमंत्रण दिया कि ये यात्रा हमने स्थापित कर दी है। हरियाणा के राजनीतिक मानचित्र पे आज के दिन अगर किसी चीज का चर्चा है तो वो यात्रा है, और हमारे साथियों ने जो इसमें मेहनत करी है और जिस प्रकार से अपना खुद के ऊपर जोखिम लेके इस यात्रा में वो हमारे साथ जुड़े हैं, और उस रूह से अब आपका आना इस यात्रा में बहुत जरूरी है। और उसी दिन उन्होंने मेरे को वायदा किया था कि तुम्हारी यात्रा के आखिरी चरण में मैं जरूर आऊंगा, सिर्फ इस बात का थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि वो इलेक्शन का समय है, तो तारीख पूरी आज कोई झाड़मेल ना हो जाए, तो मेरे दफ्तर से निरंतर संपर्क में रहना। और वो हमारी यात्रा में आए, और जैसा विनोद ने भी अपने भाषण में कहा था, हमारी यात्रा अपनी पूरी बुलंदी जो थी वो उस दिन छू गई थी सारे की सारे। उसके बाद तो कई साथी यूं भी बोले, कहते जी हो लिया है तो राहुल आ लिया, बाकी के 4-5 हल्के रहने देना, क्यों दुखी हो रहे। मैंने कहा यार हम पहले दिन से इसी ध्येय के साथ निकले थे कि 90 के 90 हल्के करने हैं। फिर वो बोले जी फिर एक और काम कर लो, आपकी भी तबीयत बिगड़ ली, गर्मी घनी हो रही है, एक दिन का कर लो। मैंने कहा एक दिन का क्यों कर लो, बादली बैरियर करो, इन्हें कौन सा पाप कर रखा है जो एक दिन कर लो। जब सारे ग्रामीण हल्के हमने 2-2 दिन में किए हैं तो यहाँ भी 2-2 दिन की करेंगे। तो हमने वो यात्रा पूरी अपनी जिस शिद्दत के साथ शुरू की थी और उसको निभाया, उसको हम अंत तक उसके सिरे पे लेके गए थे। और यही कारण है कि आज हम यहाँ अपने दूसरे जिले में हैं, फरीदाबाद में, जो हमारा ये सिलसिला यात्रा के बाद का है कि जो साथी उस यात्रा में जुड़े और नए साथी जो आ रहे हैं, क्योंकि आज मुझे बहुत से चेहरे यहाँ ऐसे दिखे जिनको मैं पहली बार मिल रहा था। खैर वो बात ठीक है कि यात्रा में बहुत लोग ऐसे मिले थे जो हमें एकदम से याद नहीं आते, शक्ल भी पहचान में आ जाए तो नाम ध्यान नहीं आता कम से कम, लेकिन आज मुझे कई साथी ऐसे भी मिले हैं जो शायद पहली बार आए हैं। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है यदि हमको कांग्रेस को और उसकी विचारधारा को आगे बढ़ाना है, नए लोगों में ले जाना है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं, राजनीति में होने का मतलब ये नहीं है सिर्फ इस तरह की सभाओं में आना, नारे लगाना, भाषण देना या यात्रा का हिस्सा बनना। एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हम सब की है, ये जो SIR टाइप जो चीज होती है उसमें भागीदारी निभाना। आप मेरे को हाथ खड़े करके बताओ, आप में से SIR में कितनी शिद्दत के साथ आप लोगों ने भागीदारी निभाई है ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपके यहाँ वोट ठीक ठाक रही हो। बहुत बढ़िया। मेरा आपसे अनुरोध अब ये है, 4 दिन बचे हुए हैं, वैसे तो करीब काम हर जगह हर विधानसभा में हो चुका है, क्योंकि सबको 14 तारीख तक का टाइम दिखता था, तो जो भी काम था उसमें हो चुका। लेकिन अभी भी आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपका जो भी BLO है, जैसे मैंने कहा कि 4.5-5 दिन बचे हुए हैं, आप अपने BLO से बाकायदा वो लिस्ट लो जिनको वो कौन सा फॉर्म कहते हैं, वो अनकलेक्टेबल फॉर्म कहते हैं जिसको, मतलब जो फॉर्म बटे लेकिन वो वापस नहीं आए। 4 श्रेणियां हैं इसमें, छोटा करके उसको कहो तो ASDD। A का मतलब एब्सेंट,
एस का मतलब शिफ्टेड, डी का मतलब डिसीज, डिसीज मतलब जो मर गया वो, या डुप्लीकेट। तो ये 4 श्रेणियां हैं। अब मैं आपको आंकड़ा बताता हूं बड़ा दिलचस्प, क्योंकि ये तारीख 14 तारीख से एक दिन पहले इसको पढ़ाया गया और 24 तारीख कर दी इसको। उसका कारण पता है क्या? आपका जिला फरीदाबाद सबसे ज्यादा अनकलेक्टेबल फार्म अगर कहीं है वो फरीदाबाद जिले में है। 27%, 1/3, करीब 1/3 फार्म ऐसे हैं जो कटेंगी वोट। आपने सुनिश्चित यह करना है कि वो जो 27% वोट कटने के कगार पे हैं वो ठीक है या नहीं है। बाद में फिर ये रोना मत रोना कि जी इतनी काट दी, इतनी काट दी। ये टाइम है अभी भी आपके पास। मुझे अभी भी ध्यान है जब हम यात्रा के माध्यम से आए थे तिगांव में, तिगांव था, उसी दिन आंकड़ा आया था। उस समय तक जो मिलान हुआ था तब ये एसआईआर शुरू नहीं हुई थी। इसका जो पहला चरण है वो था जहां 2002 और 2024 की जो वोटर लिस्ट थी उनका मिलान किया जाने लग रहा था, ये देखने के लिए कि कितनी वोट हैं जो 2002 में थी और वो अब भी हैं। मुझे अब भी याद है कि तिगांव पूरे प्रदेश में नंबर 1 पे था, जहां सिर्फ नंबर 1 में मतलब अच्छी तरह से नहीं, बुरी तरह से सिर्फ 22% वोट थी जो 2002 में भी थी और 2024 में भी थी। तो आपका ये जो पूरा जिला है ये इस एसआईआर की सबसे बड़ी जकड़ में है। सुनिश्चित यह करना है कि यह जकड़ नकली ना हो, ये जानबूझ के ना की जा रही हो, क्योंकि ये बड़ा चलन है। सबसे ज्यादा अनकलेक्टेबल फार्म फरीदाबाद में है 27%, गुड़गांव में करीब 25-26% है, पंचकुला में 24% है। मतलब कहने की चीज है कि मोटा मोटा जो शहरी इलाके हैं वहां सबसे ज्यादा वोट कटते हैं। और फिर से कहूंगा, आपकी जिम्मेवारी ये है कि जो वोट कटने लग रही है उनकी तसल्ली कर लो कि ये ठीक कट रही है या नहीं कट रही। 25 तारीख तक अभी आपके पास समय है, हालांकि मैं समय मानता हूं 24 तारीख तक, एक दिन पहले तो वो छोड़ देते हैं उसको, उन्होंने अपना डेटा वेटा इकट्ठा करना होता है। तो इस पे जरा अपना सुनिश्चित करना कि गलत लोग लिस्ट में आना जाएं और जिनकी होनी चाहिए वो लिस्ट से बाहर ना हो जाए। राहुल गांधी जी ने 8 जून को ये जो इंडिया गठबंधन है इसकी मीटिंग हुई थी एक, इसका मैं उल्लेख इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि ये बात आप सबको समझ में आ जानी चाहिए कि हिंदुस्तान में अगले कुछ सालों की जो राजनीति है या राजनीतिक गतिविधि है या कांग्रेस किस तर्ज पे अपनी राजनीति लोगों के बीच में करेगी, वो उस 9 मिनट के भाषण में उन्होंने बता दिया। किसी को ये बात समझ में आए तो बहुत अच्छी है, ना समझ में आए तो उस भाषण को 2 बार 4 बार 6 बार सुनो। वो YouTube पे है, वो ट्विटर पे है, वो फेसबुक पे है, वो भाषण हर जगह है। और मुझे ये पता है आप में से ज्यादातर लोगों ने वो भाषण नहीं सुन रखा है। वो सुनना बहुत जरूरी है यदि आप कांग्रेसी हो तो, क्योंकि आपके नेता ने आपको सीधा सीधा संदेश ये दिया है कि अब हमें करना क्या है। वो संदेश सिर्फ इंडिया के गठबंधन के जो और सदस्य थे उनके नेताओं के लिए नहीं था, वो उनसे ज्यादा हम सब के लिए था। और उसमें उन्होंने एक ही बात को जोर दिया है कि यदि आप ये समझ रहे हैं कि साधारण राजनीति करके आप आगे कोई चुनाव जीतने की उम्मीद रख सकते हो तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में रहने लग रहे हो। पूरा तंत्र जो है, पूरी व्यवस्था जो है वो काबिज कर ली गई है। इंस्टीट्यूशनल कैप्चर कहते हैं जिसको। आपकी चाहे इलेक्शन कमीशन है, चाहे मीडिया है, चाहे कोर्ट्स हैं, ऐसा प्रतीत होता है कोई उस लाइन से बाहर नहीं जाने लगा। आप सोच के देखिए, एसआईआर हरियाणा वगैरह में जो हो रहा है इसको आप फिर भी ठीक कर सकते हैं क्योंकि 3 साल है, वो अपील का रास्ता ये वो आपके पास एक रास्ता है। लेकिन बंगाल और बिहार में ये कार्रवाई इलेक्शन से 2 महीने पहले कर दी।
27 लाख वोट काट दी, 30 लाख वोट काट दी, और उसके बाद क्या, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कोई बात नहीं, अगली बार डाल लेना। अब सोच के देखो। और मैं उनको भी दोष इसलिए नहीं देता कि समय ही नहीं बचा, जो कट गई। मैं आपको अभी भी बताता हूं, मेरे को कोई किसी साथी ने बताया कि जी बीजेपी वालों की एक जिले में मीटिंग हो रही थी, SIR जब शुरू होना था, यूं ही मीटिंग थी, वो PLA बुला रखे होंगे सारे जो एक हल्के के होते हैं। उसमें वो क्या संदेश देने लग रहा है कि भाई ये सुनिश्चित करना कि जो हर बूथ पे 8-10 वोट ऐसी ढूंढ लो जो होना जगह मिलनी नहीं, एक तो उनको कटवा दो और 10-15 ऐसी जोड़ लो जो फर्जी हैं लेकिन जुड़वा दो। कहता एक बार ये काम आप कर लो, उसके बाद ये सुनिश्चित हम कर लेंगे कि अगले इलेक्शन तक तो सुलटेंगे। तो इस प्रकार की मानसिकता से काम हो रहा है। और यदि आप सोच के देखो तो भाई क्या है, 1100 के आसपास का एक बूथ होता है, अगर उसमें 20 वोट ऊपर नीचे होगी तो क्या हो गया? 20 वोट का मतलब है यदि उसमें 200 बूथ हैं हल्के में, तो सीधा 2000 की मार होगी, सीधी 2000 की मार। 4000 यूं करोगे तो 4 हो जाएंगे। हाँ नहीं, 200 × 20 4000। मैं ऐसा नहीं, सिटी का स्टूडेंट था, नहीं गणित छोड़ दी थी मैंने, इसी तरह से छोड़ी थी। और आज के दिन जो परिस्थिति हमारे सामने है, ये आंकड़ा जो मैं आपको बताया ना कि 27% वोट फरीदाबाद में कटने लग रही हैं और 25.5% गुड़गांव में, पूरे प्रदेश का आंकड़ा 15 तारीख को 33,36,000 वोटों का है। 33,36,000 वोट कटेंगे हरियाणा में। या बढ़ गए 10 दिन, इनमें हो सकता है 1-2% का फर्क पड़ जाए, नहीं तो 33,36,000 वोट अनकलेक्टेबल थी 14 जुलाई को। 33 लाख को यदि आप 90 हल्कों पे औसतन डालो तो कितनी पड़ेंगी? 36-37,000 वोट हर हल्के। उसके बाद इलेक्शन बचता ही कहां है? अगर उसमें बदमाशी हो जाए तो इलेक्शन कहां बचेगा उसके बाद? तो मैं ये बात सिर्फ सुनाने के लिए नहीं, सुनाना मैं चाहता हूं कि अगले 4 दिन में अगर कोई कोर कसर है तो उसको कृपया पूरी कर लें। बाकी मुद्दों की भरमार है, लेकिन जो राहुल गांधी ने कहा उसको मैं आपके सामने जरूर रखना चाहता हूं। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि अब आने वाला इलेक्शन कोई ऐसा नहीं होगा जो आप साधारण तरीके से लड़ पाओगे। वो कहते हैं पूरी की पूरी राजनीति अब आपकी रेजिस्टेंस पे आधारित होनी चाहिए, प्रतिरोध पे आधारित होनी चाहिए, क्योंकि हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं। जब कांग्रेस ने अपनी लड़ाई आजादी से पहले लड़ी थी एक ऐसी व्यवस्था के खिलाफ जहां पूरी व्यवस्था ने सब कुछ काबू किया हुआ था, करीब करीब वैसे ही आज हालात पैदा कर दिए हैं जहां पे पूरी व्यवस्था को काबू कर लिया गया है। इसलिए यदि आपको राजनीतिक तौर पे कहीं पहुंचना है तो उसके लिए लंबे संघर्ष के लिए, लंबी जद्दोजहद के लिए आप तैयार रहें। ये ना सोचें कि आप साधारण तरीकों से गठजोड़ बना के सामाजिक समीकरण करके और आप इलेक्शन जीत पाएंगे कहीं पे। ये संभव शायद अब नहीं होगा। तो ये चीजें हमारे सामने हैं। बाकी हरियाणा में तो गजब की चीजें हुई रही हैं। आपने कभी सोचा है कांग्रेस की कोई भी सभा हो, वहां लोगों को कितना ये रहता है कि मैं भी स्टेज पर दिखूं, मेरी भी फोटो नेताओं के साथ हो जाए। वो जो प्रधानमंत्री जी का जींद में प्रोग्राम था ना, उन्होंने एक ऐसा गजब का तरीका निकाला, सारे नेता आउट कर दिए। बोले अपने अपने जिला में करो प्रोग्राम। स्टेज पर 3 आदमी। ये जब किसी का महिमा मंडल इस हद तक पहुंच जाए ना कि लोग बिल्कुल ही लोगों को यह दचा दो कि बस यो है जो कुछ है, इसके अलावा देश में कुछ है ही नहीं, ये स्थिति तब पैदा होती है। अरे यार, प्रधानमंत्री जी आने लग रहे हैं। हर व्यक्ति की, हर पार्टी के नेता की ये ख्वाहिश होती है कि हम उनको जाके देखें, लेकिन सारे मंत्री, सारे MLA, सारे लोकसभा के सांसद, सारे राज्यसभा के सांसद ड्यूटी कहां लगाई? जींद में नहीं, अपने अपने जिलों में रहो।
वहां अपनी कोई रैली निकालो, कोई जलसा करो, प्रधानमंत्री जी को फिर बड़े स्क्रीन पर देख लो, कहानी खत्म। तो ये भी एक संकेत है उसी चीज का कि हमारी व्यवस्था किस दिशा में जाने लग रही है। ये सारी समझने की बात है, संकेत है सारे के सारे। कहने का मतलब ये कि उनकी पार्टी में किसी नेता की कोई हुकूमत नहीं। मैं औकात शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, औकात थोड़ा गड़बड़ा जाता है मामला, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं समझते और इसीलिए उनका हमेशा प्रयास ये रहता है कि कोई भी नेता या व्यक्ति जिसका अपना कुछ भी आधार है, जनाधार है, जब तक उसका इस्तेमाल हो सके तब तक तो इस्तेमाल करो। सबसे पहले नंबर पे अदरवाइज वो लोग हैं जिनको उठा के साइड में करते हैं, चाहे फिर वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे फिर वो वसुंधरा राजे सिंधिया हो, बाबा जी पर काबू नहीं आ रहे उनका नंबर भी देर सवेरे लगाओगे किसी ना किसी को। तो ये स्थिति है सारी की सारी। बाकी हरियाणा के बारे में मेरे ख्याल से चॉइस हाथ बोलेंगे ज्यादा, क्योंकि मैंने समय बहुत ले लिया। मैं तो एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। यहाँ दीपक ने अपने भाषण में जिक्र किया था कि वांगचुक और कौन सा वो चंपत राय, यार आपको चंपत राय जैसे लोगों के बारे में कभी भी कोई शक था क्या? कभी कोई शक था? ये सबको पता, पूरी जमात जो इकट्ठी हुई थी ये धर्म का सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए थी। इनकी ना राम में आस्था है, ना राम राज स्थापना, ना राम राज की स्थापना करने में कोई इनका विश्वास है। इन्होंने तो धर्म के नाम पे किसी तरह से एक बार राज में आना था और उसके बाद इस राज में चौकड़ी मार के बैठने के हिसाब से इन्होंने राज किया है। तो ये राम मंदिर में जो ये रहस्योद्घाटन हुआ, ये जो चोरी हुई इतनी पता नहीं सैकड़ों करोड़ों की या हजारों करोड़ों की, वो सारे देश के सामने, और लोग ऐसे अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे, जैसे बड़ी हैरानी हुई। इसमें हैरानी की कौन सी बात है? ये तो हमारे सारे बड़े मंदिरों का पुराना सिलसिला है। मतलब ये मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये इतनी, जैसे एक मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैं वहां डीसी रहा था तो उसका संचालन मैंने देखा हुआ है, पंचकुला वाला, माता मनसा देवी वाला। वो जब तक सरकारी कंट्रोल में नहीं था, वहां सिर्फ एक छोटा सा मंदिर था, चढ़ावा उतना ही था जो आ जाता है, एक मंदिर सा छोटा सा। जब से सरकार ने लिया उसके बाद वहां अनेकों बिल्डिंग्स बनी, लोगों के लिए सुविधाएं पैदा की गई, लोगों के लिए रहने का इंतजाम किया गया, सारी चीजें बनी। कहने का मतलब यदि धर्म की ठेकेदारी धर्म के ठेकेदारों के हाथ में यदि सौंपी जाएगी तो देर सवेर उसमें विष ही पैदा होता है, और ये सारे धर्मों में हो लिया। सरदार जी को देख के मेरे को ध्यान आ गया, जो पूरी की पूरी ये जो एसडीपीसी की मूवमेंट थी, ये भी मठाधीशों के खिलाफ थी। ये भी जितने जो डेरे थे, वो जो काबिज कर लिए थे जिन्होंने सारे गुरुद्वारे, उसके खिलाफ वो मुहिम चली थी। तो मेरे को कोई हैरानी नहीं हुई जो ये अयोध्या में हुआ, और ये तो बहुत जल्दी हो गया 2024 में, 2024 22 जनवरी। लेकिन गजब की चीज इसमें आपने देखी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट जो है वो सरकार ने बनाया, उसके अंदर जितने लोग मनोनीत हुए वो सरकार ने किए, उसके प्राण प्रतिष्ठान पे सबसे बड़े बाबा जी की भूमिका जिसने निभाई वो प्रधानमंत्री जी ने निभाई। उसका सब कुछ जो था वो सरकारी तौर पे किया गया। लेकिन जब चोरी सामने आई तो सारा का सारा ठीकड़ा जो है वो सिर्फ 2-4 लोगों पे थोड़ा जाने लग रहा है। सरकार ने अपना हाथ दूर कर लिया कि हमने एसआईटी बिठा दी है। एसआईटी किसकी है? एसआईटी यूपी पुलिस के मुलाजिम होंगे और कौन सी एसआईटी है? मतलब माहौल बना रखा है। लेकिन ये भावनात्मक मुद्दे जो होते हैं इनकी एक मियाद होती है, तो उस आधार पे इन्होंने राजनीति अपनी 20-25 साल से की है। उसका अब ये पूरा सुख जो है वो भोगने लग रहे हैं। लेकिन इस चीज में कोई शक नहीं है कि जिस मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पे आप एक अमर्यादित व्यवस्था बनाने लग रहे हैं इस देश में,
उस राम का प्रकोप भी आपके ऊपर पड़ेगा और आपको लोग सत्ता से जूते मार के बाहर निकालेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।